हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है ऑल आर्ट नो डील। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर डील। कह रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हुई है। सिविल न्यूक्लियर डील का मतलब होता है कि मान लो जो न्यूक्लियर डील है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, मतलब किसी पॉजिटिव काम के लिए हो। ऐसा ना हो कि इसका यूज़ मिलिट्री के लिए हो रहा हो या फिर बम बनाने के लिए हो रहा हो। तो ये जो सिविल न्यूक्लियर डील है यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरेबिया का, उसका अनाउंसमेंट हुआ है इन द मिड्स ऑफ यूएस ईरान वॉर। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ है? जब यूएस ईरान वॉर चल रहा है। दैट बेगन, जो कि स्टार्ट हुआ था ओवर तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर। मतलब ये जो वॉर चल रहा है ये किसकी वजह से है? क्योंकि जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था उसकी वजह से हो रहा था। कुड हार्डली हैव कम एट अ वर्स टाइम। कह रहा है कि इससे बुरा वक्त हो ही नहीं सकता जब ये डील सामने आई है। किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट और सऊदी अरेबिया के बीच में। देखो, सऊदी अरेबिया ईरान एक तरीके से दुश्मन है, तो जहां पर तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहा है वहां पे उसको वॉर का सामना करना पड़ रहा है, उसी जगह यूनाइटेड स्टेट सऊदी अरेबिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा है। मैटर्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कह रहा है ये जो मैटर है ये और ज़्यादा तब पेचीदा हो गया जब यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने आफ्टर द एग्रीमेंट हैड बिन साइन, जब यूएस और सऊदी अरेबिया के एग्रीमेंट साइन हो गया था उसके बाद एडेड अ न्यू कंडीशन। तब यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक नई कंडीशन सऊदी अरेबिया के लिए जोड़ दी। दैट, और वो नई कंडीशन क्या है? दैट सऊदी अरेबिया शुड ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड्स, कि सऊदी अरेबिया को अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बहुत छोटे शब्दों में बता दे रहा हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके साथ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इजराइल की जो, मतलब कह सकते हैं उसको एक तरीके से कंट्री मानने लग जाए इजराइल को, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। तो और आपको पता ही है कि मुस्लिम देश और इजराइल के बीच में लगभग 36 का आंकड़ा है। तो कह रही है कि एक नया कंडीशन ये है, अगर इस सिविल न्यूक्लियर डील को सक्सेसफुल बनाना है, कि सऊदी अरेबिया को अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करना होगा। सऊदी अरेबिया हैज़ लॉन्ग सॉट टू डेवलप अ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया है जो है वो काफ़ी समय से अपने यहाँ एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करना चाह रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और एमबीएस वॉन्ट्स टू एंड द किंगडम्स एडिक्शन टू ऑयल। कह रहे हैं कि जो किंग हैं सऊदी अरेबिया के जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, वो किंगडम का जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा निर्भरता है, डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उस डिपेंडेंसी को एडिक्शन के रूप में यहाँ बताया गया है। His vision 2030 aims to diversify the economy through finance। उनका जो विज़न है किसका? ये जो सऊदी अरेबिया के किंगडम है, कि 2030 तक वो अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। फाइनेंस के जरिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए, टूरिज्म के जरिए, पावर हंग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स के जरिए। मतलब कि जो सऊदी अरेबिया है वो ये चाहता है कि उसका जो अर्थव्यवस्था है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहे। सऊदी अरेबिया चाहता है कि अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर उसकी आर्थिक जो उसकी इकोनॉमी है वो डिपेंड हो जाए, ताकि उनको और ज़्यादा बूस्ट मिले अपनी इकोनॉमी में। द किंगडम करेंटली रिलाइज हेवनली ऑन ऑयल एंड गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया का जो किंगडम है वो बहुत ज़्यादा निर्भर है किसके ऊपर? ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सऊदी ऑफिशियल्स बिलीव, कह रहा है कि सऊदी ऑफिशियल्स ऐसा मानते हैं दैट न्यूक्लियर पावर, कि ये जो न्यूक्लियर पावर है वुड हेल्प, वो उनकी मदद करेगी मीट राइजिंग डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड, कि जो उनके यहाँ जो डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है उसको पूरा करने में। वाइल, जबकि फ्रीइंग मोर ऑयल एंड गैस फॉर एक्सपोर्ट, अगर वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी जो डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड को न्यूक्लियर पावर के जरिए पूरा कर पाते हैं, तो उनके पास क्या होगा कि ऑयल और गैस का भंडार और ज़्यादा मात्रा में होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, उससे वो और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एम्बियस फर्स्ट टुक
up his nuclear ambition with Mr. Trump during the latter's first presidential term। कह रहा है कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरेबिया के किंगडम, इन्होंने ये न्यूक्लियर एम्बिशन जो इनकी आकांक्षाएं थी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर, वो मिस्टर ट्रम्प के साथ इनके जो पहला प्रेसिडेंशियल टर्म था, जब पहली बार मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, उनके साथ ये मैटर उठाया था। His successor Joe Biden offered a deal but made it contingent on का मतलब होता है कि एक कंडीशन रख दी, मतलब कि ये करोगे तभी ऐसा होगा। It contingent on रियाद ज्वाइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स। कह रहा है कि उनके जो सक्सेसर थे किसके, कि जब डोनाल्ड ट्रम्प के बाद कौन आए, जो बाइडन आए, उन्होंने ये जो डील थी इसको ऑफर किया था, मगर उसके साथ एक कंडीशन ये रख दी थी कि रियाद को अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करना होगा, तभी ये न्यूक्लियर डील पूरी होगी। एट दैट टाइम, उस समय सऊदी अरेबिया अपीयर्ड ओपन टू नॉर्मलाइजिंग टाइज विद इजराइल। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया भी ये चाहता था कि इजराइल के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएं, ठीक हो जाएं। बट हमास अक्टूबर 2023 अटैक ऑन इजराइल, लेकिन हमास ने जो अक्टूबर 2023 में इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, एंड इजराइल जेनोसाइडल वॉर ऑन गाजा प्रॉम्प्टेड द साउदीज टू शेल्व द आइडिया। और उसके बाद इजराइल ने जो क्या, क्योंकि भाई जो हमास ने अटैक किया, इजराइल ने कम से कम 50-100 लोग मार दिए, उसके बाद इजराइल ने अटैक किया, जिसको न्यूज़पेपर वाले या राइटर्स को जेनोसाइडल कह रहे हैं। तो इजराइल ने जो जेनोसाइडल वॉर किया गाजा के ऊपर, उसने सऊदी अरेबिया को मजबूर कर दिया कि आइडिया को वो पोस्टपोन कर दें। टू शेल्व मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, कि उस समय अब मतलब ये इस आइडिया के ऊपर बात नहीं कर रहे थे कि इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं उसको नॉर्मलाइज किया जाए। द जुलाई 22 डील सजेस्टेड, कह रहा है कि 22 जुलाई की ये डील है, ये बताती है, ये सजेस्ट करती है दैट की रियाद एंड वॉशिंगटन कंटिन्यू टॉक्स, की रियाद और वॉशिंगटन के बीच बातचीत चलती रही थी, एंड रिमेन कीन ऑन न्यूक्लियर कॉपरेशन, और परमाणु न्यूक्लियर कॉपरेशन में इन दोनों ने ही रुचि को बनाए रखा था। ठीक है। एज अ सिग्नेटरी टू द एनपीटी, कह रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एनपीटी जो है उसको साइन कर रखा है। एनपीटी शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जो कि भारत ने साइन नहीं किया है, कि इसके तहत आप अपने यहाँ न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते हो, अगर हैं तो उसको धीरे धीरे ख़त्म करना होगा। तो वही सऊदी अरेबिया ने साइन कर रखी है, जो कि भारत ने साइन नहीं कर रखी है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। सऊदी अरेबिया हैज़ एवरी राइट टू परस्यू अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसी वजह से सऊदी अरेबिया के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने यहाँ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो न्यूक्लियर का यूज़ कर सकते हैं। बट द एग्रीमेंट अनाउंस्ड बाय यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट, कह रहा है कि लेकिन जो एग्रीमेंट यूएस के एनर्जी सेक्रेटरी द्वारा, जिनका नाम क्रिस राइट है, जो अनाउंस किया गया है, लीव्स ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट ऑन सऊदी सॉइल। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है इस अनाउंसमेंट से, इस एग्रीमेंट से, कि सऊदी सॉइल में न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो सकता है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मतलब होता है कि न्यूक्लियर को इतना ज़्यादा एनरिच कर दो कि वो एक स्थिति ऐसी आएगी एनरिच करते करते कि उसको हम न्यूक्लियर बम की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और या फिर आधी करोगे तो उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि सऊदी देश में न्यूक्लियर एनरिचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ द यूएस अपोजिशन टू एनी इरानियन एनरिचमेंट ऑन इट्स सॉइल। कह रहा है कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, एक तरीके से विरोध करती है यूएस का जो पहले स्टांस था ईरान के खिलाफ, कि वो अपने सॉयल में एनरिचमेंट नहीं कर सकते हैं, वो इसके एकदम विरुद्ध होगा। मतलब तुम सऊदी अरेबिया के लिए तो पॉसिबिलिटी बना रहे हो कि वो अपने यहाँ न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लें, मगर उसी वजह से जो अगर ईरान ना कर ले, इसी वजह से युद्ध लड़ रहा है। तो ये दोनों ही बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। द एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया रिपोर्ट्स, कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डजंट रिक्वायर सऊदी अरेबिया टू अडॉप्ट द IAEA's एडिशनल प्रोटोकॉल। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया को ज़रूरत नहीं है कि वो IAEA की जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं या रूल्स हैं उसको वो अडॉप्ट करें। IAEA क्या है यहाँ पर? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो भी प्रोटोकॉल है उसको सऊदी अरेबिया को अडॉप्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
विच ग्रांट्स इंस्पेक्टर्स ब्रॉड पावर, जो कि इंस्पेक्टर्स को बड़ी पावर देते हैं, ब्रॉड पावर देते हैं टू कंडक्ट शॉर्ट नोटिस इंस्पेक्शन, ताकि वो किसी भी देश में जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस में। मतलब अगर सऊदी अरेबिया इस एडिशनल प्रोटोकॉल को आईएई के इसको अडॉप्ट नहीं करेगा तो एक तरीके से जो इंस्पेक्टर हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो जाके सऊदी अरेबिया में ये इंस्पेक्ट कर पाएँ कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पॉजिटिव कामों में यूज़ हो रही है या फिर निगेटिव कामों में यूज़ हो रही है। ठीक है। द ओमिजन, ओमिजन मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना। द ओमिजन हैज़ फ्यूल्ड कंसर्न, तो क्योंकि अब सऊदी अरेबिया जो है वो आईएईए के एडिशनल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो कह रहा है एक तरीके से ये जो छूट है उसने एक चिंता बढ़ा दी है दैट द किंगडम कुड इवेंचुअली एक्वायर द टेक्निकल कैपेबिलिटी टू वेपनाइज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि सऊदी अरेबिया के पास एक टेक्निकल कैपेबिलिटी आ जाएगी, एक टेक्निकल क्षमता आ जाएगी कि वो बाद में जाकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेपनाइज कर सकता है, मतलब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक न्यूक्लियर वॉर हेड में चेंज कर सकता है। फेसिंग डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म, कह रहा है क्योंकि अब इनको अपने ही देश में क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ रहा है। मिस्टर ट्रम्प डिक्लेयर्ड दैट द डील वुड प्रोसीड ओनली इफ सऊदी अरेबिया ज्वाइन द अब्राहम अकॉर्ड्स, कि डील तभी संभव हो पाएगी जब सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लेगा। A condition which was conspicuously absent when the agreement was signed, कह रहा है कि ये जो कंडीशन है, कॉन्स्पिक्यूसली का मतलब होता है क्लियरली या ऑब्वियसली, कि पहले जब एग्रीमेंट हो रहा था ये पूरी तरीके से ये कंडीशन नहीं थी। दिस अपेरेंट रिवर्सल, अपेरेंट रिवर्सल मतलब ये जो क्लियरली दिख रहा है कि यूएस ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है या अपनी पोजीशन चेंज कर दी है इस डील को लेकर, इज़ अनलाइकली टू रीएश्योर रियाद, तो एक तरीके से रियाद को किसी भी तरीके से ये भरोसा नहीं बढ़ाएगा, उनको रीएश्योरेंस नहीं देगा। विच इज़ ऑलरेडी क्वेश्चनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ यूएस सिक्योरिटी गारंटीज, रियाद जो कि पहले से ही प्रश्न उठाता आया है यूएस की जो सिक्योरिटी गारंटीज़ है उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर। मतलब रियाद को पहले ही से शक है कि कहीं यूएस की जो सिक्योरिटी गारंटी उसने उसको दी है कि वॉर के समय हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, पहले से ही उसके दिमाग में भ्रम है। और अब ये जो डील के लिए नई कंडीशन डाल दी है कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करो, इससे फिर से एक बार रियाद के जो डाउट थे वो फिर से और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। इफ़ द डील इवेंचुअली गोज अहेड, कह रहा है कि अगर डील अंततः आगे बढ़ती है, तेहरान इज लाइकली टू हार्डन इट्स पोजीशन ऑन एनरिचमेंट इन एनी फ्यूचर न्यूक्लियर टॉक्स विद द यूएस, तो क्या होगा फिर कि तेहरान जब भी न्यूक्लियर की बात करेगा यूएस से तो उसकी जो पोजीशन होगी एनरिचमेंट करने वाली, कि वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनरिच कर सकता है सऊदी अरेबिया के जैसे, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इफ़ Mr. Trump's objective was to reassure a long-standing ally while signaling strategic leverage over a regional rival, कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो गोल था कि अपने वो पुराने साथी को रीअश्योर करना चाहते थे और साथ ही साथ जो रीजनल राइवल मतलब सऊदी अरेबिया का जो दुश्मन है ईरान, उसके ऊपर एक तरीके से रणनीतिक एडवांटेज जीना चाहते थे, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डील, तो कह रहा है कि ये जो डील हुई है हैज़ हैड द अपोजिट इफेक्ट, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि जो उनका पुराना एलाई है वो अस्वस्थ हो जाए यूएस की गारंटीज़ को लेके, यूएस के सपोर्ट को लेकर, और साथ ही साथ उनको एडवांटेज मिल जाए किसको, रियाद को, ईरान के ऊपर। वो जैसा चाहते थे उसका एकदम उल्टा हुआ है कि ईरान को अब भरोसा हो गया है, एक तरीके से मजबूती मिल गई है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, और सऊदी अरेबिया के दिमाग में डाउट आ गया है क्योंकि ट्रम्प जी को जो अपनी डोमेस्टिक इनके ऊपर प्रेशर पड़ा है, डोमेस्टिक पब्लिक का प्रेशर पड़ा है, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया से कहना पड़ा उनको कि भाई आप अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करो, तभी ये डील पॉसिबल हो पाएगी। इल टाइम डिप्लोमेसी, कह रहा है कि गलत समय में की गई कूटनीति, एम्बिग्यूअस प्रोविजंस जो कंफ्यूजिंग प्रावधान थे, एंड शिफ्टिंग कंडीशन और बार बार जो कंडीशन चेंज हो रही थी, हैव डीपेंड सऊदी कंसर्न, उसने सऊदी अरेबिया की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
एंड स्ट्रेथन ईरान रिजॉल्व, और जो ईरान का अपना खुद का संकल्प था उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स वर्जन ऑफ द आर्ट ऑफ द डील। एक तरीके से यहाँ पे व्यंग कर रहा है कि मिस्टर ट्रम्प का जो तरीका था डील करने का, उसका रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज आर्ट ऑफ द डील एज इट इज यूज इन द सेकेंड पैराग्राफ, मतलब आर्ट ऑफ द डील का क्या मतलब है, मैंने बताया डिप्लोमैटिक मैन्यूवर्स दैट सिक्योर्ड ब्रॉड रीजनल पीस। कह रहा है कि डिप्लोमैटिक तरीके जिससे रीजनल पीस जो है वो सिक्योर हो सके, नहीं। स्ट्रेटजिक बार्गेनिंग, रणनीतिक बार्गेनिंग टैक्टिक्स दैट अनइंटेंडली अंडरमाइन अलायंस ट्रस्ट वाइल हार्डनिंग एडवर्सरी रिजॉल्व। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। क्यों? ये जो रणनीतिक टैक्टिक्स थी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उसने ना चाहते हुए अपने ही साथी का जो विश्वास है उसको कमज़ोर किया है, और साथ ही साथ जो दुश्मन था, एडवर्सरी था, उसका जो रिजॉल्व था, उसका जो संकल्प था, उसको मजबूत किया है। तो यही मतलब आ रहा है यहाँ पर। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन सऊदी अरेबियाज मोटिवेशन टू परस्यू अ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम? ऐसा कौन सा फैक्टर जो कि पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है कि सऊदी अरेबिया का जो मोटिवेशन था कि वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करें? अ डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, हाँ वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए चाहते थे कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डाइवर्सिफाई हो, तो ये मेंशन हुआ है। अ कमिटमेंट टू इंटरनेशनल इंस्पेक्टोरल कंप्लायंस, नहीं, कि एक तरीके से उन्होंने कमिटमेंट दी है कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसको वो फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अ नीड टू मीट राइजिंग डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड, की एक आवश्यकता थी कि जो बढ़ती हुई डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, बिल्कुल सही है, ये मेंशन हुआ है। एंड इंटरेस्ट इन फ्रीइंग ऑयल एंड गैस फॉर एक्सपोर्ट, इसे हुआ है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या था ये पूछ रहा है। क्रॉनिकल अ न्यूक्लियर डील, इसका मतलब है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था न्यूक्लियर डील का, कि यूएस से पहले सऊदी अरेबिया ने बात करी थी जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, उसके बाद जो बाइडेन आए थे उनसे बात करी थी, फिर ट्रंप से बात हुई, तो ये पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा है। तो एक तो ये पर्पस था कि कैसे किस तरीके से ये न्यूक्लियर डील हुई, और दूसरा ये था कि इलस्ट्रेट्स इस अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि इस डील के जो ना चाहते हुए परिणाम थे उसको डिस्क्राइब करना, उसको इलस्ट्रेट करना। तो बिल्कुल सही है, यही प्राइमरी पर्पस था, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पैसेज में ऑथर की टोन क्या थी? लॉडेटरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा वाली थी, नहीं। एनालिटिकल थी, एनालाइज करने वाली थी, बहुत ज़्यादा डेटा तो था नहीं, तो एनालिटिकल नहीं बोलेंगे हम। अलार्मिस्ट थी, मतलब अननेसेसरी डर फैलाने वाली थी या पैनिक करने वाली थी, नहीं। कॉशनरी थी, चेतावनी देने वाली थी, वार्निंग देने वाली थी। हाँ, एक तरीके से उसने चेतावनी दी थी कि जो यूएस जो है ईरान को सऊदी अरेबिया को परमिशन दे रहा है न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर डील है उसकी, तो उससे एक तरीके से उनके पास एक मौका मिल सकता है न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने का अपनी सॉइल में, जिससे सऊदी अरेबिया के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी आ सकती है न्यूक्लियर वॉर बनाने की। इसलिए ये कॉशनरी है, थोड़ी सी चेतावनी वाली है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। कंटिंजेंट का क्या मतलब होता है? कंटिंजेंट का मतलब होता है परमानेंट तो नहीं होता, यूनानिमस नहीं, फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरा हुआ नहीं, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट हमारा आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है, फिर स्टार्ट करते हैं। एपेक्स एंड वेरियस होली टेक्स्ट, कह रहा है कि बहुत से जो ग्रंथ हैं और महाकाव्य हैं, शुड बी परस्यूड डेली, मतलब उनको डेली पढ़ना चाहिए। दे नॉट ओनली एजुकेट बट ऑल्सो एलिवेट मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, वो सिर्फ हमको एजुकेट ही नहीं करते हैं, हमारी जो मेंटल और धार्मिक स्थिति है उसको और ज़्यादा अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। अ रीडिंग ऑफ द रामायण, अ ट्रीटिस ऑन सो मैनी एस्पेक्ट्स, इज रिकमेंडेड एट एनी स्टेज इन लाइफ। कह रहा है कि रामायण की जो रीडिंग है और बहुत से पहलुओं के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो रिकमेंड की जाती है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, मतलब आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इट शो केसेस डिवोशन एंड हाईलाइट्स हाउ टू परस्यू धर्म इन एवरीडे लाइफ। वो एक तरीके से बताता है
कि किस तरीके की भक्ति होती है और किस तरीके से हमें धर्म को पालन करना चाहिए अपने निजी जीवन में। इट इज़ ऑल्सो अ कमेंट्री ऑन द आइडियल फैमिली। कह रहा है कि इसमें परफेक्ट फैमिली के बारे में भी बताया गया है। सेट दामोदर दीक्षितर, इनका कहना था, ये कोई होंगे, उनका नाम है। द रामायण इज अ कमेंट्री ऑन फैमिली स्ट्रक्चर। कह रहा रामायण जो है एक तरीके से कमेंट्री है या एक काव्य लिखा गया है फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड नथिंग मच हैज़ चेंज सिंस द टाइम पेरुमल डैश एज रामा। पेरुमल जो होता है ये साउथ में उनको बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है अवतार का मतलब होगा कि जो भगवान विष्णु हैं वो रामा के अवतार में आए थे। तो कह रहा है कि तब से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा फैमिली स्ट्रक्चर पहले था वैसा आज भी है। द स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, मतलब जो ढांचा था फैमिली का स्ट्रक्चर का वो लगभग लगभग सेम है। एंड मैनी चैलेंजेस इन लाइफ आर सिमिलर, और जितनी भी चैलेंजेस थे ज़िंदगी में वो आज भी लगभग लगभग सेम है। हाउ पेरेंट्स इंट्रैक्ट्स विद अनदर, कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने आप में बातचीत करते हैं। द कंडक्ट ऑफ अ स्पाउस, कि जो हस्बैंड और वाइफ है इनका किस तरीके का इनका व्यवहार होता है। द वे सिबलिंग्स रेस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, किस तरीके से जो भाई बहन है वो सिचुएशन को के प्रति रिस्पॉन्ड देते हैं अपना। एंड द रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन टू वेरियस चैलेंजेस, और किस तरीके से बच्चे जो हैं अलग अलग चैलेंजेस के सामने अपना रिएक्शन देते हैं। इन द मटेरियल वर्ल्ड, कह रहा है कि आज के मटेरियल वर्ल्ड में वन ऑलवेज स्ट्रगल टू बैलेंस द फैमिली विद राइट कंडक्ट, कि हम हमेशा एक तरीके से स्ट्रगल करते हैं अपनी फैमिलीज को धर्म के हिसाब से बैलेंस करने में। वॉट द रामायण इम्पार्ट इज़ यूनिक, कह रहा है कि जो रामायण हमको जो ज्ञान देती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वेन कैकेयी टेल्स राम, जब कैकेयी ने राम से कहा योर फादर टोल्ड मी टू टेल यू टू गो टू द फॉरेस्ट, कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा है कि तुम वन को चले जाओ। राम पोलाइटली इंटरजेक्ट्स, राम पोलाइटली विनम्र तरीके से बीच में बात उनकी टोकते हुए बोलते हैं, यू डो नॉट हैव टू से माई फादर सेड सो, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा है। इवन समवन ऑन द रोड कैन टेल मी, कोई भी व्यक्ति मुझे ये बात आके बता देता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि वनवास चले जाओ, मैं चला जाता। ही इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू ऑनर द बैनिशमेंट, उन्होंने तुरंत ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी उस वनवास के लिए। ऑर्केस्ट्रेटेड बाई कैकेयी, जो कि प्लान की गई थी कैकेयी द्वारा, इन ऑर्डर टू गेन द किंगडम फॉर हर ओन सन भरत, ताकि उनके खुद के जो बेटे थे भरत उनको किंगडम मिल जाए। वेन सीता लर्न्स, जब सीता माँ को पता चला राम वॉज टू बी बैनेस्ड टू अ फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, कि उनको देश निकाला कर दिया गया है 14 साल के लिए, बजाय उनके राज तिलक के, मतलब उनका जो राज तिलक होना था उसके बजाय उनको देश निकाला कर दिया गया है वन के लिए 14 साल के लिए। शी इंसिस्ट डैश अकम्पनिंग हर हस्बैंड विद ट्रेमेंडस कंपोजर, तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि हम भी अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, और उन्होंने किसी तरीके का इमोशन नहीं दिखाया, पूरे कंपोजर के साथ, मतलब पूरे धैर्य के साथ उस स्थिति को सामना किया। When लक्ष्मण hears about the impending वनवास, जब लक्ष्मण जी को इस वनवास के बारे में पता चला, he is roused into a hot temper, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। एंड आउट डैश आउट गो, मतलब उन्होंने ये बात कही, गो टेल हिम दशरथ, मतलब अपने दशरथ से बोला कि जाके उनको बताओ, ही इज़ नॉट अ फादर एट ऑल, अब वो पिता नहीं रहे। जस्ट बिकॉज अ सन लिसन्स टू हिम, सिर्फ अगर उनका पुत्र उनकी बातें मानता है, ही शुड नॉट फूल दैट सन, तो उन्हें उस सन को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। वॉट ही हैज़ डन इज़ इनकरेक्ट, जो भी उन्होंने किया है वो गलत है। टेल हिम आई सेड सो, उनको बताओ कि ये मैंने कहा है। वेन दशरथ बिमॉन्स द टर्न ऑफ इवेंट, जब दशरथ जो गम या फिर शोक में डूबे हुए थे, ये सब चीज़ें जो इवेंट्स हो रहे थे उसके प्रति, कौशल्या सेज वाई आर यू बिकमिंग एजिटेटेड नाउ, तो कौशल्या जी ने बोला कि अब आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यू वॉन्टेड टू कीप कैकेयी हैप्पी, आप ही कैकेयी को खुश रखना चाहते थे। देयर फॉर यू बैनिश राम, इसी वजह से आपने राम को वनवास भेज दिया था। दशरथ देन सेज ही हैज सिंड, दशरथ ने तब कहा कि उन्होंने पाप कर दिया है। एंड ब्रॉट अबाउट हिज दिस अनपेएबल पार्टिंग फ्रॉम हिज सन अपॉन हिमसेल्फ, मतलब अपने ही वजह से उन्होंने अपने इतना दुख उनको झेलना पड़ रहा है अपने सन को दूर जाने की वजह से, और वो उन्होंने खुद किया है। He then narrates the incident in which he had mistaken a young man fetching water, फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई, एक घटना बताई जिसमें उन्होंने गलती से एक नवयुवक जो अपने क्या कहते हैं एक पानी ले रहा था फॉर हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने अंधे माता पिता के लिए, फॉर एन एलिफेंट, मतलब एक
युवक था जो अपने माता पिता के लिए पानी ले जा रहा था, जो अंधे थे, उन्होंने उसको एलिफेंट समझ लिया था एंड शॉट अ फैटल एरो इनटू हिम, और उन्होंने एक तरीके से एक एरो उसको मार दिया जिससे उसकी डेथ हो गई थी। इन द महाभारत व्यास जी ने महाभारत में बोला है, वन शुड नॉट लेट गो ऑफ धर्म अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि हमें धर्म को कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एलिवेट का हमको सिनोनिम बताना है। एलिवेट मतलब किसी चीज़ को उठाना, डिमनेस तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपलिफ्ट सही है, सप्रेस नहीं, डिग्रेड नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंस द टाइम पेरुमल एज राम, यहाँ पे सी बताया गया है, बी शायद आगे होगा, देख लेते हैं। शी इंसिस्ट डैश, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है, याद रखना कि उन्होंने जोर देते हुआ बोला इंसिस्ट ऑन। इन फॉर एट कभी आता ही नहीं है, हमेशा ऑन आता है, तो सी इंसिस्ट ऑन accompanying हर हस्बैंड विद ट्रेमेंडस कंपोजर। कंपोजर का हमको एंटोनिम बताना है। कंपोजर का मतलब होता है धैर्य धारण करना, बहुत ज़्यादा शांत रहना। सेरेनिटी भी वही है, कंपोजर मतलब होता है। एगिटेशन का मतलब होता है व्याकुल होना, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी होता है ट्रैंकुलाइज करना, मतलब ट्रैंकुलाइजर सुना है, ट्रैंकुलाइजर एक इंजेक्शन होता है जिससे जो जानवर होते हैं उनको बेहोश कर दिया जाता है, तो शांत कर दिया जाता है, तो वही मतलब है कंपोज करना। पॉइस का मतलब भी कंपोजर होता है, सिनोनिम होता है, तो एगिटेशन, ठीक है। एंड डैश आउट, स्टॉर्म्स आउट, स्टॉर्म्स आउट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से किसी जगह से चले जाना, नहीं होगा। बर्स्ट आउट का मतलब होता है कि अचानक से अपनी चीज़ों के अंदर जो आपके मन में है उसको बोल पड़ना बहुत गुस्से में, तो यही चीज़ किया था उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, तो बर्स्ट आउट सही है। ब्रेक्स आउट का मतलब होता है कहीं से भाग निकलना, तो ये नहीं होगा। लैशेस आउट का मतलब भी वर्बली अटैक होता है, मगर कई बार ये फिजिकली अटैक भी होता है, मतलब किसी के ऊपर हमला कर देना, तो ये बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट बर्स्ट आउट है, मतलब जब भी आप अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं सडनली, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, बर्स्ट आउट्स, ठीक है। ये पैराजम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। 8 से नहीं होगा स्टार्ट, तो ऐसा ऑप्शन है भी नहीं। 1 से होगा या 4 से होगा, देख लेते हैं। 1 ज़्यादा ऑप्शन में दिया है तो 1 से पहले स्टार्ट करते हैं, नहीं होगा तो फिर 4 वाला ही मार लेंगे। कॉमेट TP टेम्पल 2 विच वॉज लास्ट विजिबल फ्रॉम अर्थ 5.5 years ago, कह रहा है कि कॉमेट 10P एक ध्रुव तारा होगा या तारा होगा कोई, या फिर हो सकता है कोई एस्ट्रॉयड हो, जिसको 5.5 साल पहले देखा गया था। कैन नाउ वंस अगेन बी स्पॉटेड बाई ऑब्जर्वर्स इन बेंगलुरु इन द वी आर मतलब अर्ली आवर्स टिल अर्ली अगस्त। कह रहा है अब वो ऑब्जर्वर्स द्वारा बैंगलोर में देखा जा सकता है अर्ली आवर्स, मतलब सुबह वाले जो है 3 या 4 बजे तक, अर्ली अगस्त तक हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इट लास्ट साइटनिंग वॉज इन 2021, कह रहा है कि उसकी जो लास्ट साइटनिंग थी वो 2021 में थी, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि इट्स जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, कॉमेट के लिए यूज हुआ है, कॉमेट 10P के लिए। थर्ड देखो, द कॉमेट वो हैज़ ऑलरेडी बीन ब्राइटनिंग ड्यूरिंग जून एंड जुलाई, कह रहा है कि जो कॉमेट है वो अब और चमक रहा है जून और जुलाई के महीने में, ठीक है। कॉमेट 10P टेम्पल 2 विच वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1873 completes one orbit around the sun every 5.5 years, इसी वजह से हमको हर 5.5 साल में वो दिखता है। तो 1 के बाद 4 लाना ज़्यादा सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने कॉमेट की डिटेल बताई है कि इसको 1873 में डिस्कवर्ड किया गया था, और ये एक जो ऑर्बिट है कंप्लीट करता है कितने, 5.5 साल में, तो 1 के बाद 4 ला सकते हैं, तो फिर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इट्स जो उसकी लास्ट साइटनिंग थी वो 2021 में देखी गई थी। अब इसने बताया था कि कौन से महीने में ये चमकता है, तो ये जून और जुलाई में करता है, तो ये हो जाएगा 1, 4, 2, 3, ठीक है। तो 1, 4, 2, 3 हमारा आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।